साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। यहाँ मैं मेरे नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एक एक लेक्चर आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से मिलेगा और आप लोग कंटिन्यू अपनी कॉपी और नोटबुक निकाल करके नोट्स बनाते जाइए साथियों। एक एक वीडियोस अच्छे से देखिएगा, पूरे पूरे वीडियोस देखिएगा और स्पीड से नहीं, बिल्कुल शांति से आप सुनिएगा। यहाँ पर हर चीज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ और हर चीज आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर मैं करवाऊंगा। तो साथियों यही ध्यान देना है आप लोगों को कि मैंने जो किया है वो मैं अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा करूंगा। ठीक है, बस ये विश्वास के साथ आप लोग करिए। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप भी नोटबुक निकाल करके अपने नोट्स बनाते रहिए। रोज एक वीडियो आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास का मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को अगर आप अंजाम देना चाहते हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी को आप अंजाम देना चाहते हो, तो आप लोगों को यहाँ से एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल रहा है और हस्तलिखित नोट्स जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। साथियों बस विश्वास के साथ पढ़िए और आप निश्चित रूप से अपने संघर्ष और सफलता की कहानी को गढ़ोगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य का जो वास्तविक सूत्रपात है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो वास्तविक सूत्रपात है साथियों, वो हुआ था हमारा 19वीं सदी से स्टार्ट। कब हुआ था? 19वीं सदी से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की बात हम लोग अगर करते हैं तो पहली रचना यहाँ पर आती है 252 वैष्णव की वार्ता। कौन सी रचना आती है? 252 वैष्णव की वार्ता, जो हमारे गोकुलनाथ जी हुए हैं उनके द्वारा लिखी गई है। इस 252 वैष्णव की वार्ता में साथियों जो है विठल नाथ जी के शिष्यों का जीवन चरित्र, उनकी कथाएं इसके अंदर बताई गई है। तो पहली रचना यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आती है 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ जी के द्वारा लिखी गई। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है आरपीएससी के द्वारा। अगली रचना आती है यहाँ पर 84 वैष्णव की वार्ता। जो 84 वैष्णव की वार्ता है साथियों, ये भी गोकुलनाथ जी के द्वारा ही लिखी गई है, लेकिन इसके अंदर वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन चरित्र दिया गया है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात करेंगे साथियों। अगली बात आती है भक्तमाल। भक्तमाल की जो है नाभादास जी के द्वारा रचना की गई है। भक्तमाल की रचना किसके द्वारा की गई है? हमारे जो नाभादास जी हुए हैं उनके द्वारा भक्तमाल की रचना की गई है। इनके जीवन चरित्र लेखन की शुरुआत इसी से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? इसी रचना से मानी जाती है, भक्तमाल। कविमाला हरिराय जी के द्वारा लिखी गई। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी जी के द्वारा लिखी गई। लेकिन कालिदास हजारा में जो कालिदास त्रिवेदी जी जो हैं, उन्होंने शिव सिंह सेंगर का एक शिव सिंह सरोज ग्रंथ हुआ था, उसको आधार मान करके इसको लिखा है। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ जी के द्वारा लिखा गया। राग कल्पद्रुम, राग सागरोद्गम कृष्णानंद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में साथियों सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया। अब आगे बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। हिंदी साहित्य की जो इतिहास का सर्वप्रथम इतिहास लिखने का जो प्रयास किया गया साथियों, आप सभी ने तो इतना तो पढ़ा ही होगा कि गारसद तासी हुए थे पहले इतिहासकार, जो फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने 1839 में सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश करी। उसके बाद में द्वितीय प्रयास आता है साथियों भारतीय विद्वान के द्वारा। जो दूसरा प्रयास यहाँ पर किया गया है वो भारतीय विद्वान के द्वारा किया गया है। इसमें है ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा 1883 ईस्वी में किया गया। फिर इसके बाद में परंपरागत रूप से जो प्रथम प्रयास किया वो हमारे मिस्र बंधुओं ने किया, जो तीन भाई थे। 1913 में इस इतिहास को इन्होंने किया है। सच्चे अर्थों में अगर परंपरागत सर्वप्रथम हम बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की, तो सबसे बेस्ट आंसर आता है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया 1929 ईस्वी के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो ये बात होती है हमारी एक भूमिका की। इसके बाद में बात करते हैं प्रमुख इतिहासकार और उनके ग्रंथ। यहाँ से पर्टिकुलर एक हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है और यहाँ से आप लोगों को अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। वैसे तो मैंने जो स्टार्टिंग की है वहां से आप लोग तैयार कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गारसद तासी की। गारसद तासी, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, कितने इसके संस्करण लिखे हैं, कितने इसके भाग रहे हैं, किस भाषा में लिखा है,
इनकी विशेषताएं क्या क्या रही है, उन सभी के बारे में साथियों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप लोग नोट्स बनाइए अच्छे से, प्यार से, और ये नोट्स आप लोगों की जिंदगी भर काम आएंगे। ठीक है। इनका जो ग्रंथ रहा है साथियों, वो रहा है इस्तवार द ला लित्रेयूर एंदेयू ये हिंदुस्तानी। ये इनका ग्रंथ रहा है। कौन सा ग्रंथ रहा है? गारसतासे का इस्तवार द ला लित्रेयूर एंदेयू ये हिंदुस्तानी, ये इनके ग्रंथ का नाम है साथियों। ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। इसके कितने संस्करण प्रकाशित हुए? 2 संस्करण प्रकाशित हुए। कितने भागों में प्रकाशित हुआ ये ग्रंथ? 5 भागों में प्रकाशित हुआ। इसके जो 2 संस्करण हुए हैं, प्रथम संस्करण साथियों 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1839 में और 1847 में। ये डेट भी बहुत सी बार पूछी जाती है। द्वितीय संस्करण जो है 3 भागों में प्रकाशित हुआ। ये पहला और दूसरा जो भाग है वो 1817 में हुआ, और थर्ड भाग जो है वो 1871 में साथियों प्रकाशित हुआ। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं साथियों। कालिदास काल विभाजन का कोई प्रयास इसमें नहीं हुआ है। सबसे मेन बात है कि जो गार्सस हमारे फ्रेंच विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा कोई भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसे एक केवल व्रत संग्रह माना है साथियों। इसमें जो है हिंदी और उर्दू के कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। एक विदेशी विद्वान के द्वारा सर्वप्रथम हिंदी साहित्य लिखने का, यह हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास किया गया। वो कौन थे? गार्सस दासी। इसका प्रकाशन, इस जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है, इसका प्रकाशन किसने किया था? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी जो आयरलैंड की है, इसके द्वारा इसका प्रकाशन करने की कोशिश की गई या प्रकाशित इसको किया गया। हिंदी संबंधी जो अंश अनुवाद है, ये जो ग्रंथ है इसका, फ्रेंच विद्वान गार्सतासे का इस्तवार द ला लेत्रे हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ को हिंदी में ट्रांसलेशन करने का सबसे पहले प्रयास जो है 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा किया गया। ये प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। किसके द्वारा किया गया साथियों? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो सबसे पहले आप लोग कैसे याद रखोगे? गार्सतासी के जो फ्रेंच विद्वान रहे हैं, उनके ग्रंथ को जो हिंदी अनुवाद करने का प्रयास किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले लक्ष्मी जी आती हैं। तो इस तरह से याद रखो। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा सबसे पहले यह प्रयास किया गया 1953 ईस्वी में। इस ग्रंथ में गार्सतासी ने जो पहला कवि रखा है वो उसका नाम था अंगद, और अंतिम कवि था साथियों, उसका नाम था हेमंत पंत। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है साथियों। उसके बाद में बात करते हैं साथियों, इसमें और चीजें दी गई है। जो फ्रेंच संस्करण निकला था उसमें कुल कवि थे 738, और हिंदी के कवि थे 72, 72 ही थे। उर्दू संस्करण निकला, उसमें कुल कवि थे 1004, और हिंदी कवि केवल 60 ही थे, 60 ही थे। अब हिंदी संस्करण इन्होंने निकला, उसमें कुल कवि थे 358, लेकिन हिंदी के कवियों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा इनके हिंदी संस्करण में 220 कवि उसमें रहे हैं। आगे बात करते हैं, जो प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा जो रहे हैं, उनके द्वारा बड़ी बात कही गई है साथियों। आप लोगों को ये बात याद रखनी है। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक गार्सतासी थे, ये निर्विवाद है। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक गार्सतासी थे, ये निर्विवाद है साथियों, बिल्कुल निर्विवाद है। ये नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा कहा गया। इसमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? 4 पद्धतियां हैं इसमें। अकारादि क्रम का प्रयोग किया गया है साथियों। अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर है उसके अनुसार इसमें प्रयोग किया गया है। पद्धति का जो अकारादि क्रम की पद्धति है उसको इसमें प्रयोग किया गया। साथियों इसमें कौन कौन सी कमियां रही है, कौन कौन सी कमियों की बात हम लोग इसमें करेंगे। पहली कमी है, काल विभाजन का कोई प्रयास इसमें नहीं हुआ है। काल क्रम के स्थान पर इसमें अकारादि क्रम का प्रयोग इसमें किया गया है, और इसमें युगिन प्रवृत्तियों का अभाव है। इसके अंदर क्या है? युगिन प्रवृत्तियों का अभाव रहा है साथियों। नंबर 2 पे हमारे आते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। दूसरे राइटर आते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लिखने के लिए एक भारतीय विद्वान का पहला प्रयास रहा है, वो रहे हैं डॉक्टर यानी कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर। देखिए, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने जो दूसरा प्रयास किया, लेकिन भारतीय विद्वान के रूप में प्रथम प्रयास इन्होंने किया है। इनकी जो रचना है वो शिव सिंह सरोज रही है।
इनकी रचना कौन सी रही है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज रही है। तो याद रखने में तो वैसे याद रखने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज, ये तो याद आपको रह जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1883 में रहा है। इन्होंने द्वितीय संस्करण ये निकाला था। इसके बाद में नवल किशोर प्रेस लखनऊ की जो है उसने इसका प्रकाशन किया था। नवल किशोर प्रेस लखनऊ की यूपी की रही है, इसको प्रकाशित इन्होंने किया था। इसमें जो कवि हैं वो 1003 कवि हैं, उनके जीवन चरित्र को इसमें लिखा गया है। हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम हिंदी इतिहास माना जाता है। हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम हिंदी इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों तो आप आसानी से बता सकते हो वो कौन सा है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज। कब लिखा गया था? 1883 ईस्वी में ये लिखा गया था। अगला है साथियों, इसके अंदर क्या कमियां रही है? वो है काल विभाजन, नामकरण का प्रयास नहीं हुआ। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं है, नामकरण का कोई प्रयास इसके अंदर नहीं किया गया है। किसके अंदर? ठाकुर शिव सिंह सरोज के द्वारा लिखा गया। ठाकुर शिव सिंह सरोज ने जो लिखा है, शिव सिंह सरोज के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया, सॉरी, शिव सिंह सरोज। समझ में आ रही है बात? शिव सिंह सरोज। इसके बाद में जो इसमें प्रथम कवि रहे हैं वो है पुष्य पुंड और पुष्पदंत। प्रथम कवि माना है किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। कौन से कवि को माना है? पुष्य पुंड और पुष्पदंत को इन्होंने प्रथम कवि माना। अगला यहाँ पर आता है राइटर साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। राइटर का नाम क्या है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, तीसरा राइटर है। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसमें 952 कवियों का वर्णन है साथियों। कितने कवियों का वर्णन है? 952 कवियों का वर्णन है। 1888 में इस ग्रंथ को इन्होंने पत्रिका के रूप में निकाला था। 1888 में आपको पेपर के अंदर दोनों डेट मिल सकती है, जो भी वहां मिले उसको आपको लोगों को करना है। दोनों अगर मिल जाती है तो 1889 को आपको सही मानना है। तो पहली बात तो ये है कि पत्रिका के रूप में निकला था, लेकिन एक स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में 1889 के में इसको निकाला गया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो ग्रंथ निकाला साथियों, वो 1889 में इसको स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में निकाला था। लेकिन पत्रिका के रूप में बात करें तो 1888 में निकाला था। लेकिन इसकी भाषा की अगर बात करते हैं तो एक अंग्रेजी में इसको निकाला था, इंग्लिश के अंदर इसको निकाला था। विकास क्रम की अगर बात करते हैं जो रहा है, वो इसका विकास क्रम रहा है चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। ये एक विकास क्रम के रूप में इन्होंने सबसे पहले लिखा। सबसे पहले चारण काव्य के रूप में लिखा, फिर धार्मिक काव्य के रूप में, फिर प्रेम काव्य के रूप में, फिर दरबारी काव्य के रूप में इन्होंने लिखा है। फिर इसका जो प्रकाशक है वो किसने किया था? द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने किया था। एक विशेषांक के रूप में किया था साथियों। किसके रूप में किया था? विशेषांक के रूप में किया था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता के द्वारा, जो हमारे बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य के प्रथम वास्तविक इतिहासकार जो रहे हैं वो हमारे ग्रेसन रहे हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन रहे हैं। किशोरीलाल गुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य का एक प्रथम वास्तविक इतिहासकार जो माने गए हैं वो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन को माना गया है। किसने माना है? किशोरी लाल गुप्त के द्वारा माना गया है। किसके द्वारा माना गया है? किशोरी लाल गुप्त के द्वारा माना गया है। जॉर्ज अब्राहम, यानी कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो अब्राहम ग्रेशन, अकी 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 यहाँ पर याद रख सकते हो। किशोरी लाल गुप्त के द्वारा माना गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन को हिंदी साहित्य के प्रथम वास्तविक इतिहासकार के रूप में। केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया साथियों। ये ग्रंथ जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने लिखा है इसमें भी केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। और इन्होंने जो पद्धति को अपनाया है वो इन्होंने द्वारा भी कालानुक्रम पद्धति को ही अपनाया गया है। अगली बात करेंगे, सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास इनके द्वारा किया गया है।
सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने किया है। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 12 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया है, उसमें कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। 16वीं और 17वीं सदी के युग की बात हम लोग करते हैं तो भक्ति काल को जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास का क्या माना है? स्वर्ण काल माना है साथियों। क्या माना है? स्वर्ण काल माना है। आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा। ग्रंथ में जो इन्होंने सहायता ली है, इस ग्रंथ में कहां से सहायता प्राप्त करिए? शिव सिंह सरोज ग्रंथ से सहायता प्राप्त करिए, जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में बात करेंगे, इन्होंने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा अविष्कृत भाषा के रूप में माना। काव्य वर्णित रस जो इनका स्टाइल और शैली इसको कहते हैं। इसके बाद में महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 में इन्होंने प्रकाशित किया। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण भी इन्होंने लिखा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन भी इन्होंने किया। कुल 12 निबंध तुलसीदास के ऊपर इनके द्वारा लिखे गए थे। जिन्होंने क्या क्या लिखा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 में। इसके बाद में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने अगली पुस्तक लिखी। और तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन भी इन्होंने किया। तुलसीदास के ऊपर इन्होंने कितनी निबंध लिखे हैं? टोटल 12 निबंध इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो साथियों, ये हमारे आज के जो राइटर हैं, हमने 3 राइटर यहाँ पर पढ़े हैं और इनको अच्छी तरह से आप लोग कीजिएगा। जो मैं आप लोगों को हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कहीं से आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से तैयार कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।